नमस्कार दोस्तों, वाणीश्री स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर्स को देखेंगे उत्तराखंड के, जो कि मार्च 2024 महीने का है। इससे पहले हमने दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर्स को देखा था अप्रैल महीने के, ठीक है। तो उसके बाद आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि उत्तराखंड का मार्च का जो करंट अफेयर्स है, इसे आज हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है, जो हमारे करंट अफेयर्स देखने का जो तरीका है वो ये है कि हम इसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों कंटेक्स्ट में देखते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लगता है प्रीलिम्स के लिए मेंस के लिए, दोनों बातों को इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का पहला न्यूज़ है वो है उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष। इससे संबंधित फैक्ट्स को हमने अप्रैल महीने में देख लिया था, जो कि अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स था, ठीक है। तो जो उसके अलावा कुछ बात होगी, कुछ फैक्ट्स होंगे, उन्हें इसमें देखेंगे, ठीक है। तो पहला न्यूज़ है उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष। तो इसमें क्या बोला गया है, राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार वर्ष 2017 से अब तक हिमालयी राज्य में 444 लोग मानव वन्य जीव संघर्ष में अपनी जान गंवा चुके हैं, ठीक है। हम सभी को पता है जो मानव वन्य जीव संघर्ष है यह चलता रहता है, क्योंकि आज के समय जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है, वो हम एनवायरनमेंट के साथ लेकर के प्रायः नहीं चलते हैं, जिस कारण से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो बेसिक जो कारण है वो यही है कि हम सामंजस्य, बैलेंस और इक्विलिब्रियम बना के नहीं चल पाते, जिस कारण से ये दिक्कत हमें देखने को मिलती है। इसके मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। सबसे पहले पीड़ितों को मारने वाले जानवरों में तेंदुए, भालू, बाघ भालू, सांप, हाथियों और तेंदुए शामिल थे, ठीक है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाने के अलावा यह पहली बार हुआ है कि राज्य ने मधुमक्खी, हार्नेट यानी कि तेज डंक मारने वाले भीड़, बंदर और लंगूर द्वारा हमला किए गए लोगों को अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया है। इससे पहले तो यही था कि जो अन्य जो पशु हैं, जानवर हैं, उनके आक्रमण पर ही मुआवजा मिलता था, लेकिन यह पहली बार हुआ है कि राज्य ने मधुमक्खी, हॉर्नेट, बंदर और लंगूर द्वारा हमला किए जाने पर भी लोगों को अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया है। तो इस बात को ध्यान रखना है, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो अनुग्रह भुगतान राशि होती है, धनराशि होती है, ठीक है, जो कि नैतिक दायित्व के कारण भुगतान किया जाता है, न कि कानूनी दायित्व के कारण। यानी कि ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, कोई ऐसा कोई अधिकार, कोई राज्य सरकार पर, ठीक है, कोई ऐसा बाध्य नहीं है कि उनको करना पड़ता है, वह उनका दायित्व है, इसलिए वो करते हैं, ठीक है। अब अगला जो है मानव वन्यजीव संघर्ष। अब देखिए, इससे संबंधित फैक्ट्स को हमने अप्रैल का जो करंट अफेयर्स था उसमें कवर कर लिया है, ठीक है। ये मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इनके कारण क्या है और इनका प्रभाव क्या है। जो सलाहकार समितियां हैं, उन्होंने क्या सलाह दी है इनको रोकने के लिए, और विशिष्ट राज्य यानी कि जो अन्य राज्य जहाँ पर ये समस्या रहती है, उन्होंने क्या पहले की हैं, ठीक है। तो इसको देखने के लिए आप हमारा जो अप्रैल का करंट अफेयर्स है उसे देख सकते हैं, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छे से बताई गई हैं, ठीक है। अब अगला है उत्तराखंड में नई हेली सेवा का उद्घाटन। अब ये इसमें क्या बोला गया है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के भीतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में हेली सेवा का उद्घाटन किया, ठीक है। अब इसके मुख्य बिंदु क्या है, तो ये कनेक्टिविटी शुरू की गई है, प्रारंभ की गई है, ठीक है। जो ये सेवा शुरू की गई है, ये हल्द्वानी को मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत से जोड़ेगी। तो इस बात को ध्यान रखना है, ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो ये नई हेलीकॉप्टर सेवा आरंभ की गई है, ये हल्द्वानी को मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत से
जोड़ेगी। अब ये पहल जो की गई है, क्यों की गई है? यह पहल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इन दूर दराज के क्षेत्रों के बीच की दूरी को कम करना है। ठीक है, अब ये तो अभी शुरू की गई है, लेकिन आगामी के लिए भी एक व्यवस्था की गई है, घोषणा की गई है, जिनमें देहरादून से अमृतसर, देहरादून से पंतनगर और देहरादून से अयोध्या शामिल है। ठीक है, अभी के लिए तो हल्द्वानी को मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत से जोड़ने की बात है, लेकिन आगामी वर्षों में जो कि संबंधित योजना होंगी, उसमें देहरादून से अमृतसर, देहरादून से पंतनगर और देहरादून से अयोध्या शामिल किए जाएंगे। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब इससे संबंधित जो स्कीम है, यानी कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये मेंस के लिए भी जरूरी है और प्रीलिम्स के लिए भी इससे संबंधित फैक्ट्स जरूरी हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय हवाई अड्डे की विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा उड़ान, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, लॉन्च किया गया था। अब ये ध्यान रखना है कि ये कब किया गया था? तो ये 2016 का एक हिस्सा है। किसकी नीति का? तो राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति का हिस्सा है। ठीक है, और ये कितने वर्ष के लिए इसका अवधि है? तो वो 10 वर्ष की इसका अवधि है। ठीक है, अब इसके कुछ चरण हैं, यानी कि पहले चरण में इसमें बात की गई है कि देश में अनुपयोगी और असेवित हवाई अड्डे को शुरू करने की बात है। दूसरे चरण में बात है कि देश के अधिक दूरस्थ और दुर्गम हिस्से हैं, उनके साथ हवाई संपर्क विस्तार करने की बात है। और तीसरे चरण में बात है कि देश के पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई संपर्क बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो इस प्रकार से इसके कुछ चरण हैं। ठीक है, इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। अब अगला है उत्तराखंड में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि केंद्र ने सरकार में 33 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 559 करोड़ रुपए जारी किए। ठीक है, अब इसके मुख्य बिंदु क्या है? वित्त मंत्रालय के सहायक निदेशक के एक पत्र में कहा गया है कि यह राशि राज्य के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2023-24 के भाग 1 के तहत अतिरिक्त आवंटन के हिस्से के रूप में दी गई है। तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि पूंजी निवेश के लिए जो विशेष सहायता की बात है, ये योजना क्या है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली ये है पूंजी निवेश योजना के लिए राज्यों को विशेष सहायता। तो इसमें क्या है? पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना वित्त वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के को देखकर ये आरंभ किया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि वर्तमान में इस योजना का विस्तार किया गया है तथा इसे 1.3 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2023-24 के रूप में जारी रखा गया है। तो जो ये कार्य किया गया है, तो ये इसी का ही एक तरीके से हम पार्ट बोल सकते हैं, इसी को एक विस्तार दिया गया है। ठीक है, तो जो इसका हमें जो इसका सोर्स दिखता है, इसका जो स्रोत दिखता है, वो हमें दिखता है इस पूंजी निवेश योजना में। ठीक है, तो इसके कारण ही इस कार्य को अभी गति दी गई है। अब अगला है जिम कॉर्बेट में टाइगर सफारी पर प्रतिबंध। अभी चर्चा में क्यों है? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के भीतर पेड़ों की कटाई और अनाधिकृत निर्माण गतिविधियों में शामिल होने के लिए उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ये काफी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी। जैसे कि बाघ है, यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, यदि हम बाघ की उप प्रजातियों की बात करें तो महाद्वीपीय पैंथेरा, टाइग्रिस और सुंडा पैंथेरा टाइग्रिस सुंडाइका। ठीक है, इसे ये इसकी उप प्रजातियां हैं। प्राकृतिक अधिवास की बात करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सदाबहार वन, समशीतोष्ण वन, मैंग्रोव, दलदल, घास के मैदान और सवाना में इनका हमें अधिवास देखने को मिलता है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो 13 बाघ रेंज देश जहां पर यह प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, उनमें कौन कौन से देश हैं? भारत है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, रूस, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया,
कंबोडिया, लाओस और वियतनाम देश शामिल हैं। ठीक है, IUCN की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में बाघ विलुप्त हो गए। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। यदि संरक्षण की स्थिति की बात करें तो IUCN की लिस्ट में ये लुप्त प्राय है। साइट्स में यानी कि CITES में देखें तो परिशिष्ट फर्स्ट में इनको रखा गया है। WPA 1972 यानी कि वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, तो उसमें अनुसूची फर्स्ट में इसको रखा गया है। ठीक है, खतरे की बात करें तो इनके लिए आवास विखंडन का एक समस्या रहती है, अवैध शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष। ठीक है, और हम इनके संरक्षण की बात करें तो इंटरनेशनल, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस जो बनाया गया है, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा नामक 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए भारत द्वारा इसको आरंभ किया गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, भारत द्वारा इसे आरंभ किया गया है। ठीक है, अब अगला है T+2 अभियान, WWF द्वारा आरंभ किया गया। 2022 तक बाघों की आबादी को दोगुना करने के लक्ष्य को इंगित करते हुए। ठीक है, अब अगला है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, WPA 1972 के तहत गठित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर काफी मोस्ट इंपोर्टेंट ये फैक्ट्स है। ठीक है, 1973 में लॉन्च किया गया। बाघों की गणना प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। यदि हम भारत में बात करें तो भारत में इनकी संख्या सबसे अधिक है। वर्ष 2022 तक भारत में बाघों की संख्या 3167 थी। मध्य भारतीय उच्च भूमि और पूर्वी घाट में इनकी सबसे बड़ी आबादी पाई गई है। और हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो भारत में अभी 53 टाइगर रिजर्व हैं। नवीनतम टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का रानीपुर है और नागार्जुन जो सागर आंध्र प्रदेश का है वो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, और जो औरंग असम में है सबसे छोटा कोर क्षेत्र है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि संरक्षण की स्थिति की बात करें तो भारत में जो बाघ है उनकी बात करें, और जो संरक्षण संबंधी प्रयास किए गए हैं उनसे संबंधित जो फैक्ट्स हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब ये क्या है, यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब अगला है कि वर्ष 1973 में, ये ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था वहां पर हुई थी। ठीक है, जो कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1936 में खैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, लुप्त प्राय बंगाल टाइगर का संरक्षण करना। ठीक है, अगला है, इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके मुख्य क्षेत्र में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जबकि बफर जोन में आरक्षित वन और साथ ही सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में ध्यान रखना है। अगला है, रिजर्व का पूरा क्षेत्र पहाड़ी है और यह शिवालिक तथा बाह्य हिमालय भूवैज्ञानिक प्रांतों के अंतर्गत आता है। रामगंगा, सोन नदी, मंडल, पालेन और कोसी रिजर्व से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो ये कई बार फिल्म्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखना है। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो कि NTCA है, इसके बारे में। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना की बात करें तो 2005 में टाइगर टास्क फोर्स के अनुशंसाओं के साथ की गई थी। ठीक है, बाघ संरक्षण के सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2006 में संशोधित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सक्षम प्रावधानों के तहत इसे गठित किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं, उत्तराखंड हिमालय में तेजी से बढ़ती हिम नदीय झील को लेकर चिंता है। देखिए, हम सभी को पता है
कि भाई ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है पूरे विश्व के लिए। ठीक है? हम जिस प्रकार से अंधाधुंध विकास कर रहे हैं उसके साथ हमें ये चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। तो आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। अब देखिए पहला फैक्ट आपको यहीं से मिल जाएगा कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी कहाँ है, तो ये देहरादून में स्थित है। आप सभी को पता है कि उत्तराखंड के पेपर्स में ये जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट होते हैं इनके बारे में आ जाता है ये क्या है और कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखना है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहाँ है, तो ये देहरादून में स्थित है। कि वैज्ञानिकों के अनुसार भागीरथी जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित भिलंगना हिमनद झील पिछले 47 वर्षों में लगभग 0.38 वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित हुई है, जो निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए संभावित खतरा उत्पन्न कर सकती है। ये जो प्रमुख बिंदु हैं उनको देख लेते हैं। ये मेंस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्हें ध्यान रखना है क्योंकि देखिए ये समस्याएं होती रहती हैं और क्योंकि उत्तराखंड एक हिमालयन स्टेट भी है, पहाड़ी इलाका है और ये समस्या भी कहीं ना कहीं उन्हें प्रभावित करती हैं। तो ये मेंस में इनसे संबंधित प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल सकते हैं। तो इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें जो कि मेंस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिमनद झील का निर्माण तब होता है जब हिमनदों की विशाल चादर पिघलने लगती है। वही क्यों पिघलती है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या में देखने को मिल रही है, तापमान बढ़ रहा है और पिघला हुआ जल एकत्रित हो जाता है। वैश्विक तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, ठीक है, उनकी तीव्रता के कारण ही कई हिमनद भी तेजी से पीछे हटने लगे हैं, जिससे कई ऐसे हिमनद झीलों का निर्माण शुरू हो गया है। इनकी अस्थिरता के कारण जल की तेज धार नीचे की ओर प्रभावित हो सकती है, जिससे विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। ठीक है, एक बाढ़ तो वो आता है जो कि नेचुरल हमें देखने को मिलता है, जो कि हम बात करते हैं हमारे जो मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है। ठीक है, और एक बाढ़ ये होती है जो कि हमारे ही किसी गलत कार्य के कारण हमें देखने को मिलता है, जो कि हमारे मानव जाति के लिए विनाशकारी सिद्ध होती है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि उत्तराखंड हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद जो है वो है गंगोत्री हिमनद, जिसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 30 किलोमीटर है। ठीक है, प्रतिवर्ष लगभग 15 से 20 मीटर की दर से पीछे हट रहा है। देखिए क्या समस्या हो रही है। हमने देखा वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी WIHG, ठीक है, ये एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का। ठीक है, जून 1968 में दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के 2 कमरों में एक छोटे केंद्र के रूप में स्थापित इस संस्थान को अप्रैल 1976 के दौरान देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला फैक्ट है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये बेसिकली होता क्या है देखते हैं। यह एक प्रकार का विनाशकारी बाढ़ है। ठीक है, जो हिमनद झील वाले बांध विफल होने की स्थिति में, जिससे बड़ी मात्रा में जल निष्कासित होता है, में घटित होती है। इस प्रकार की बाढ़ आमतौर पर हिमनदों के तेजी से पिघलने अथवा भारी वर्षा या पिघले जल के प्रवाह के कारण झील के में जल के संचय के कारण होती है। फरवरी 2021 में उत्तराखंड के चमोली जिले में अचानक बाढ़ आई, जिसके बारे में संभावना जताई जाती है कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के कारण हुई थी। तो देखिए अब इसका कारण क्या है। इस प्रकार के बाढ़ आने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें हिमनद के घनत्व में परिवर्तन, झील के जल स्तर में परिवर्तन तथा भूकंप शामिल है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA के अनुसार हिंदू कुश हिमालय के अधिकांश हिस्सों में होने वाले जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनदों के पीछे हटने से कई नए हिमनद झीलों का निर्माण हुआ है, जो ग्लोफ का प्रमुख कारण है। तो इन बातों को ध्यान रखना है, ये होते क्या है, इनका कारण क्या है, इन सभी बातों को ध्यान में रखना है
मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में नहीं पूछे गए कोई बात नहीं, लेकिन मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित प्रश्न पूछने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट को देख लेते हैं, मोराइन डैम्ड लेक। ये क्या होता है? मोराइन डैम्ड लेक का निर्माण तब होता है जब टर्मिनल मोराइन के कारण कुछ पिघले जल घाटी से बाहर नहीं निकल पाते। जब कोई हिमनद पीछे की ओर हटता है तथा पीछे हटने वाले हिमनद तथा बचे हुए टुकड़े के बीच एक जगह बच जाती है, जिसमें बचा हुआ मलबा मोराइन बचता है। बर्फ के पिघलने के पैटर्न के कारण दोनों हिमनदों से पिघला हुआ जल इस स्थान में रिसकर एक रिबन के आकार की झील का निर्माण करता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये सारी बातें जो हैं, इनका मुख्य कारण एक क्या है? क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो मुख्य कारण तो यही है। ठीक है, और उसी का ही प्रभाव हमें ये नकारात्मक देखने को मिल रहा है, जैसे कि बाढ़ आ रही है, बर्फ पिघल रहे हैं, हिमालय पिघल रहे हैं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना है। अगला है, उत्तराखंड में चीन से लगी सीमा पर भारत द्वारा सैनिकों की तैनाती पर विचार। हमने अप्रैल का जो करंट अफेयर्स था उसमें देखा था चीन और भारत के बीच का संबंध। ठीक है, उनके बॉर्डर्स जो शेयर होते हैं उनके बारे में देखा था। तो इससे संबंधित फैक्ट्स को आप अप्रैल जो महीने का करंट अफेयर्स है वहाँ पर देख सकते हैं, वो हमने वहाँ पर कवर किया है। अगला है, उत्तराखंड सरकार द्वारा चार धाम यात्रा की तैयारी के लिए समिति का गठन। इससे संबंधित फैक्ट्स को भी हमने वहाँ पर देख लिया है अप्रैल के महीने में। बेसिकली हम इसको रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। जैसे कि जो ये धाम है, पहला है यमुनोत्री धाम। स्थान की बात करें तो उत्तरकाशी जिला, ठीक है, समर्पित है ये यमुना नदी देवी को। गंगा नदी के बाद यमुना नदी भारत की दूसरी सबसे पवित्र नदी है। अगला है गंगोत्री धाम। स्थान की बात करें तो उत्तरकाशी गंगा नदी देवी को समर्पित है, सभी भारतीय नदियों में सबसे पवित्र मानी जाती है। अगला है केदारनाथ धाम। स्थान की बात करें तो रुद्रप्रयाग जिला है, भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, यह मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, अगला है बद्रीनाथ धाम। स्थान की बात करें तो चमोली जिला पवित्र बद्रीनारायण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित है और वैष्णवों के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। अगला है, उत्तराखंड ने 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की। अब इसमें जो मुख्य बिंदु है वो है मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? उत्तराखंड ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना शुरू की। योजना का उद्देश्य हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना और राज्य के युवाओं तथा वापस आए प्रवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 25 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र भी आवंटित किए जाएंगे। तो देखिए, योजना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी पूछने की संभावना रहती है और मेंस में तो होती ही है। ठीक है, वहाँ पर हम इनसे संबंधित प्रश्नों में इन जो योजना होती हैं, स्कीम्स होती हैं, चाहे वो नेशनल स्कीम्स हो चाहे वो स्टेट की स्कीम्स हो, तो दोनों को यदि कोरिलेट करके हम प्रेजेंट करें तो हम अपने आंसर को एक बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड में पेड़ों को बचाने के लिए सैकड़ों लोग आगे आए। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि वृक्ष हमारे लिए कितने जरूरी है, तो ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में सैकड़ों पुरुष, महिलाएं और बच्चे उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पवित्र जागेश्वर धाम में क्षेत्र के प्रसिद्ध हिमालयी देवदार के पेड़ों के चारों ओर रक्षा सूत्र बांधने के लिए एकत्र हुए। अब इसमें बेसिकली क्या है? अभी जो कार्य किया जा रहा है ये राज्य सरकार के मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत ये कार्य किया जा रहा है। अब इसमें बेसिकली क्या है कि इसके तहत सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए काटे जाने वाले 1,000 से अधिक पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधा गया था, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड में लगभग 50 मंदिरों से कनेक्टिविटी में सुधार करना है। यह उत्तराखंड के जंगलों को
तेजी से औद्योगिकरण के कारण बढ़ते विनाश से बचाने के लिए 1970 के दशक के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के समान है। अभी देख लेते हैं, ये फिल्म्स के लिए महत्वपूर्ण है। देवदार के पेड़, तो बेसिकली सेड्रस सेड्रस देवदार जो है, जिसे सामान्यतः देवदार के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी हिमालय के मूल निवासी शंकुधारी वृक्ष की एक यह प्रजाति है। ठीक है, तो इसका महत्व है वो क्यों है? सजावटी सुंदरता के लिए व्यापक रूप से इसकी कृषि की जाती है। ठीक है, लकड़ी के लिए इसे अत्यधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अगला है, ये पेड़ ठंडी जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं और अक्सर अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। वे समशीतोष्ण और उप जलवायु के लिए उपयुक्त हैं। देवदार का उपयोग अक्सर उनके आकर्षक पिरामिड आकार के विकास और सुगंधित लकड़ी के कारण भू निर्माण तथा पार्कों व बगीचों में सजावटी पेड़ों के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार पूछ लिया जाएगा कि कौन सा वृक्ष है, कौन सा पेड़ है जो कि जिसका प्रयोग है जो कि सजावटी पेड़ों के रूप में किया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा देवदार के पेड़। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना है क्योंकि न्यूज़ में है, तो इनसे संबंधित प्रश्न किसी न किसी रूप में देखने को मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अभी देख लेते हैं, मानसखंड मंदिर माला मिशन बेसिकली है क्या? मानसखंड मंदिर मिशन के तहत सरकार मंदिरों के मार्गों पर बेहतर परिवहन सुविधाओं के साथ साथ बेहतर सड़कें भी विकसित करेगी। अब मानसखंड मंदिर माला मिशन के पहले चरण के तहत कुमाऊं मंडल में 16 चिन्हित मंदिरों का विकास किया जाएगा। अब बेसिकली ये मंदिर जो किए गए हैं, इसमें इंक्लूड किए गए हैं, वो क्या है, कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। जागेश्वर महादेव मंदिर अल्मोड़ा, चितई गोलू मंदिर, सूर्यदेव मंदिर कटारमल, कसार देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर, पाताल भुवनेश्वर मंदिर पिथौरागढ़ में है, हाट कालिका मंदिर, बागनाथ मंदिर बागेश्वर, बैजनाथ मंदिर चंपावत में, पाताल रुद्रेश्वर, माँ पूर्णागिरी मंदिर, ठीक है, माँ बाराही देवी मंदिर बालेश्वर मंदिर, नैना देवी मंदिर जो कि नैनीताल में देखने को मिलता है, उधम सिंह नगर में कैंची धाम मंदिर और चैती धाम मंदिर। तो इन बातों को ध्यान रखना है। अब देखिए अगला जो है चिपको आंदोलन, इसको हमने डिटेल में अच्छे से देखा है अप्रैल के करंट अफेयर्स में, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड ने रोजगारोन्मुख उद्योगों के लिए सब्सिडी की घोषणा की है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या है, पहाड़ी इलाकों में निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए और मैदानी इलाकों के लिए 100 करोड़ रुपए रखी गई है। ठीक है, अब ध्यान रखना है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए क्या है और मैदानी इलाकों के लिए क्या है। इस नीति के तहत स्थापित होने वाले औद्योगिक संस्थानों को कुल लागत का 25% या अधिकतम 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। यह नीति राज्य में 31 दिसंबर 2030 तक लागू रहेगी। अटल आयुष्मान योजना के तहत डायलिसिस का लाभ लेने पर 100% चिकित्सा प्रतिपूर्ति को स्वीकृति दी गई है। तो इन बातों को इसमें जो है ध्यान रखना है। अब अगला देख लेते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है ये कब लॉन्च किया गया था, किसके तहत लॉन्च किया गया था, इसमें कौन कौन सी बातें इंक्लूड्स हैं। ठीक है, तो यह पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह फरवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। यह माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है। स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा और डे केयर उपचार, दवाओं तथा निदान की लागत भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो आज हमने कुछ मुख्य जो उत्तराखंड मार्च महीने के करंट अफेयर्स थे दृष्टि आईएएस के, उन्हें समझने की कोशिश की। प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं, मेंस के लिए कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं, दोनों को इंटीग्रेट अप्रोच में, ठीक है, एक तरीके से देखने की कोशिश की। ठीक है, इससे पहले भी हमने अप्रैल का जो करंट अफेयर्स है उत्तराखंड का कंप्लीट कवर कर लिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसके आगे के करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।